हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस क्लास के अंदर हम जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है बिपिन चंद्रा उसका थर्ड चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं, उसके सेकंड पार्ट को। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम मोस्टली कवर कर चुके हैं जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके बीच में जो भी राइवलरी थी, उनकी लड़ाइयाँ जो होती थी ट्रेड को लेके, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे कैसे कब्जा किया था, इसको कैसे एनेक्स किया था, उसके बारे में हम देख चुके हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर ना देखा हो तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर देख लेना। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि है ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या हो गया था ना, 1765 तक इनके पास फुल अथॉरिटी आ गई थी, तो बंगाल इनके अंडर में प्रॉपरली आ गया था, जिससे ये उसके डे टू डे अफेयर्स के अंदर अपना क्या है ना, इंटरनल जो सिक्योरिटी थी उसके अंदर अपना टांग वांग अड़ाने लग गए थे। ठीक है, और जो इनको दीवानी भी मिल गई थी बंगाल की उस टाइम पे। ओके, तो दीवानी मिलने के बाद जो भी वहाँ का जो रेवेन्यू होता था वो ये कलेक्ट कर सकते थे। और ऊपर से इनके पास क्या पावर थी, डेप्यूटी सूबेदार को अपॉइंट करने की, जो कि इन्हीं के अकॉर्डिंग पे चलता था। और डेप्यूटी सूबेदार का क्या काम था ना, वहाँ के डे टू डे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको चलाना, और वो इन्हीं की मर्ज़ी से चलाता था। और इसको हटाना भी होता था अगर किसी नवाब को, तो वो इनकी परमिशन के बिना नहीं हटा सकता था। ओके, अब ये और क्या कंट्रोल करने लग गए थे, वहाँ की निजामत बोले तो वहाँ की जो लोकल पुलिस थी और जो वहाँ की जुडिशियल पावर थी, उसको भी इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। इस वजह से ये डबल गवर्नमेंट चलाते थे, उधर एडमिनिस्ट्रेशन और इधर पुलिस और जुडिशियल पावर लेके। ठीक है, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते थे हम, ड्यूअल गवर्नमेंट और डबल गवर्नमेंट। अब बंगाल इनके प्रॉपर अंडर में आ गया था, इस वजह से जो भी वहाँ का रिच हार्वेस्ट थी, ठीक है, क्योंकि उपजाऊ धरती थी, वहाँ पे अच्छे से ट्रेड होता था, तो वो इनके अंडर में आ गया। और इन्होंने धड़ल्ले से जितना हो सकता था वहाँ की वेल्थ को अपने कब्जे में लिया। ठीक है, अब ये क्या करते ना, पहले इन इन ये पैसे लेते थे कहाँ से, इंग्लैंड से। जो भी मनी लेंडर्स वहाँ पे थे उनसे ये पैसे लेते थे, ताकि ये इंडिया से गुड्स परचेज करते और विदेशों में उसको बेचते थे। अब इनके पास इतना रेवेन्यू जनरेट होने लग गया था ना इंडिया में ही, कि इन्होंने वहाँ से पैसे लेना कर दिया बंद। अकेले बंगाल के रेवेन्यू से पूरे भारत में चीज़ों को खरीदते थे, और फिर अब्रोड जाके दूसरे देशों में जाके अदर स्टेट्स में उनको बेच देते थे। तो अकेला बंगाल इनका पूरा खर्चा उठा रहा था। तो इस वजह से ना केवल 3 साल के अंदर 1766, 67 और 68, 66, 67 और 68 के अंदर इन्होंने 5.7 मिलियन पाउंड वहाँ से ड्रेन कर लिए। ठीक है, बंगाल से। और जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो वहाँ का लगान दे सकें। ठीक है, वहाँ का टैक्स पे कर सकें, और भूखमरी फैलने लग गई, जिसकी वजह से बीमारियाँ आ गई और वहाँ पे अकाल पड़ गया। और उस अकाल की वजह से लाखों लोग मारे गए। कहा जाता है कि नियर बाई 1/3 बंगाल की जो पॉपुलेशन थी वो इस अकाल के चपेट में आ गई। अब बात करते हैं जो भी लड़ाइयाँ हुई वॉरेन हेस्टिंग और कॉर्नवालिस के टाइम पे। वॉरेन हेस्टिंग का टाइम क्या रहा है, 1772 से 85, 72 से 85, और कॉर्नवालिस 86 से 93। अब 1766 में क्या हुआ ना, इन्होंने निज़ाम के साथ मिलके किस पे अटैक कर दिया, हैदर अली पे। ठीक है, मैसूर में। बट हैदर अली ने इन दोनों को हरा दिया और अपनी टर्म्स पे, खुद की टर्म्स पे इनसे ट्रीटी साइन करवाई। और 1775 में ये फिर जाके मराठाओं के साथ भिड़ गए। ठीक है, अब इसने क्या किया ना, कि इन्होंने अलाइंस बनाई किसके साथ की, रघुनाथ राव के साथ में मिलके। और इन्होंने अटैक किस पे किया, पेशवा माधव राव और नाना फडणवीस पे। अब ये लड़ाई काफ़ी लंबी चली, 1775 तक, 75 से लेके 82 तक, 75 से लेके 82 तक। ठीक है, अब ये टाइम है ना, काफ़ी इनका ब्रिटिशर्स का काफ़ी ख़राब रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी मराठा चीफ थे ना, सब यूनाइट हो गए थे अपने पेशवा के साथ में। ठीक है, और उसके चीफ मिनिस्टर जो कि नाना फडणवीस थे उस टाइम पे, और ये बुरी तरह से उस टाइम पे हार रहे थे। और हैदर अली और निज़ाम ने भी क्या देखा ना, कि अभी
ब्रिटिश पावर है ना, जो ब्रिटिश कंपनी है वो काफ़ी वीक पड़ती जा रही है। तो ये देखते हुए उन्होंने भी इन पे अटैक कर दिया। तो 3 जगह से अटैक स्टार्ट हो गया। इधर से ये मराठा अटैक कर रहे थे, उधर से हैदर अली और यहाँ से निज़ाम। तो इन सब का ट्रायो को देख के तो ब्रिटिशर्स की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मराठा, मैसूर और हैदराबाद का इन पे कंटिन्यू अटैक हो रहा था। फिर क्या हुई ना, इन्होंने ट्रीटी साइन की, पीस ट्रीटी, जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ सेल्बाई। ओके, अब बात करते हैं हम सेकंड एंग्लो मराठा वार की, जिसके अंदर किस किस की लड़ाई हुई थी, हैदर अली और अंग्रेज़ों की। इसमें 1782 के अंदर हैदर अली मारे गए और उनको किसने सक्सीड किया, कि कौन बने उत्तराधिकारी, उनके बेटे जिनका नाम था टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान ने इनको हरा दिया और ये लड़ाई चली 2 साल, 82 से 84 तक। ठीक है, ड्यूरिंग अब ये तो हो गई, ठीक है, उस टाइम पे ये जीत भी गए टीपू सुल्तान, लेकिन अंग्रेज़ रुके नहीं। ये फिर से आए 90 के अंदर, इन्होंने फिर से अटैक कर दिया। ठीक है, किस पे, टीपू सुल्तान पे। और इस टाइम पे क्या हुआ ना, टीपू सुल्तान गए हार, और हारने की वजह से उनकी आधी टेरिटरी किसके कब्जे में चली गई, अंग्रेज़ों के कब्जे में। फिर भी नहीं ये सेटिस्फाई हुए, अब इन्होंने फिर से अटैक किया। कब किया, 98 से लेकर 99 तक इन्होंने फिर से अटैक किया, किस पे, टीपू सुल्तान पे। और चौथी एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हो गई, उसके अंदर टीपू सुल्तान मारे गए। अब बात करते हैं एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के अंडर में जो ब्रिटिश एम्पायर था वो कैसे एक्सपेंड हुआ, कैसे फैल गया। 98 से 1805 तक ये रहे हैं। ये इंडिया पहुँचे 1798 में। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि इनका फ्रांस के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड में झगड़ा चल रहा था, उनका वार चल रही थी। अब वेलेस्ली ने क्या किया ना कि ये एक्सपेंड करना चाहते थे ब्रिटिश एम्पायर को, तो इन्होंने 3 मेथड पे ज़्यादा जोर दिया। पहला तो था सब्सिडरी अलाइंस, द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, सब्सिडरी अलाइंस। सेकंड था आउटराइट वॉर, डायरेक्ट वॉर करो, ठीक है। और तीसरा था जो भी पहले की टेरिटरी रही है, सबऑर्डिनेट टेरिटरी जो रूलर्स की है, उसको अपने कब्जे में लो। ओके, तो ये था अकॉर्डिंग टू सब्सिडरी अलाइंस। अब सब्सिडरी अलाइंस के अंडर में क्या था ना, कि जो भी रूलर्स होते थे ये उनको बोलते थे कि आप अपनी आर्मी को डिस्बैंड कर दो, अपनी आर्मी को ख़त्म कर दो, और हम आपको सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जितने भी आपके आउटर डेंजर होंगे, जितने भी जो भी रीजनल स्टेट्स हैं जितने भी आपके एनिमी हैं, सबके साथ हम लड़ेंगे आपके लिए। तो लेकिन अब रूलर्स के पास ज़्यादा ऑप्शन बचते नहीं थे। जस्ट ए मिनट। अब रूलर्स के पास है ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते थे ना कहने के, क्योंकि अगर ना कहोगे तो फिर ये उन्हीं पे अटैक कर देंगे। ठीक है, फिर इनसे लड़ते रहो और लास्ट में फिर आपको मानना पड़ेगा ही। इस वास्ते मोस्टली रूलर्स इनकी बात मान जाते थे और खुद के स्टेट के खर्चे पे इनकी आर्मी को पालते थे वो। अब धीरे धीरे ना इनकी फिर डिमांड्स बनने लग गई। ओके, और इनकी आर्मी को अपनी स्टेट में रखने के कितने बड़े बड़े नुकसान थे, उनमें से कुछ ये हैं कि इंडियन स्टेट्स अपनी फ्रीडम लॉस कर चुके थे, अपनी मर्ज़ी से किसी पे अटैक नहीं कर सकते थे, अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरी स्टेट के साथ में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बना सकते थे, है ना। कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा है तो नॉर्मली सेटल डाउन नहीं कर पा रहे थे वो। ओके, और अपना सेल्फ डिफेंस का भी उन्होंने राइट खो दिया था। और धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने क्या किया ना, उन्हीं स्टेट्स के अंदर अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसके अंदर ये अपना डे टू डे में इंटरफेयर करने लग गए। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी सब्सिडरी ट्रीटी किससे साइन करवाई, निज़ाम ऑफ हैदराबाद से। कब करवाई, 1798 में। ठीक है, और 1800 के अंदर, सन 1800 में क्या हुआ ना कि जो इनकी डिमांड थी, खर्चा जो देना पड़ता था इनकी आर्मी को, वो ये चुका नहीं पा रहे थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो इसके उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया ना, निज़ाम की जो टेरिटरी थी उसका कुछ हिस्सा अपने अंडर में ले लिया कि अब ये हमारा हुआ, इस पे आपका कोई हक नहीं है। अब ऐसा ही काम इन्होंने अवध के साथ में भी किया, जो अवध के नवाब थे।
ठीक है। वो भी इनकी पेमेंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनकी डिमांड्स ही काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत हैवी अमाउंट मांगते थे ये, तो बार बार नहीं पे किया जा सकता था इतना। इतनी इनकम और इतना रेवेन्यू तो वैसे ही नहीं होता था उस टाइम पे उनकी स्टेट्स का। तो फिर इन्होंने क्या किया ना, रोहेलखंड का जो इलाका था, ठीक है, और जो गंगा और जमुना के अराउंड का जो एरिया था उसको एनेक्स कर लिया, उसको सीड कर लिया, अपने में मिला लिया। अब फिर गए ये मैसूर टीपू के पास में कि भाई तू मान ले हमारी बात, सब्सिडी लाइन्स तू भी हमारे साथ इसकी ट्रीटी कर ले। अब टीपू जी ने मना कर दिया कि हम नहीं करने वाले, और इसके बाद में ये गुस्सा हो गए और इन्होंने उनके साथ में लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जो कि हुई थी ना अभी। जस्ट ए मिनट मैं निकालता हूँ, ये रही जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुई थी, ठीक है, वो इसी के अपोजिशन में हुई थी। तो उसमें टिप्पू सुल्तान हार गए और उनको अपनी कुछ टेरिटरी इनको देनी पड़ी, ठीक है। अब फिर भी ये नहीं रुके, 1799 में फिर होगी लड़ाई। लेकिन टिप्पू के रिलेशन किसके साथ में अच्छे थे, फ्रेंच के साथ में। लेकिन फ्रेंच आर्मी जब तक वहाँ पहुँचती तब तक टिप्पू हार चुके थे और उनको मार दिया गया था। और टीपू का क्या कहना था कि आप है ना एक दिन जियो लेकिन एक शेर की तरह जियो, ना कि पूरी लाइफ एक भेड़ की तरह रहो। तो ऐसा करते हो और इनकी आर्मी जो है लास्ट तक इनके साथ में लॉयल रही और 4 मई 1799 के अंदर ये अपनी कैपिटल को डिफेंड करते हुए मर गए, जो कि थी श्रीरंगपट्टनम। अब कुछ और भी एम्पायर्स थी जिन्होंने मना कर दिया था कि हम भी नहीं मानने वाले। उसमें थे पेशवा एट पूना, गायकवाड़ एट बड़ौदा, सिंधिया ग्वालियर के, होलकर इंदौर के और भोंसले नागपुर के। इन्होंने मना कर दिया कि हम ये अलायंस नहीं करने वाले। लेकिन दिक्कत क्या थी ना, ये एक साथ रहते नहीं थे, ठीक है, ये आपस में ही लड़ते रहते थे। होलकर्स ने किसको डिफीट कर दिया, पेशवा और सिंधिया को। पेशवा भागे गए किसके पास में, अंग्रेज़ों के पास में। पहले तो मना कर रहे थे हम नहीं मानेंगे, अब ये खुद ही चले गए कि मैं आपके साथ में ट्रीटी साइन करना चाहता हूँ, मेरे को प्रोटेक्ट करो। किससे, होलकर्स से, क्योंकि उनके साथ में इनकी लड़ाई चल रही थी। होलकर्स ने इनको हरा भी दिया था, ठीक है। और ऐसा करते करते 1803 में ब्रिटिश आर्मी ने सिंधिया और भोंसले को भी हरा दिया। अब वहाँ से भी इन्होंने ट्रीटी साइन करवा ली है। अब बच गए कौन, होलकर। होलकर में जो वहाँ के नवाब थे यशवंत राव, वो एंड तक लड़ते रहे। 1806 में कंपनी को समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है और ये जो ट्रीटी है अब धीरे धीरे इसको कम करना पड़ेगा। अब इन्होंने फिर ट्रीटी ऑफ रायघाट इनके साथ में साइन की और उसके अंडर में क्या था ना, इन्होंने जो होलकर की जितनी भी टेरिटरी को कब्जाया था वो वापस दे दी। तो ये था अभी तक। अभी आगे बढ़ते, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। ब्रिटिश पावर ने कैसे जो बाकी की स्टेट थी उनको भी अपने अंडर में मिलाया, वो देखते हैं। 1818 और 1857 तक के बीच की बात है। अभी इसमें आते हैं कौन, सिंध, पंजाब, अवध, सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, ये कुछ स्टेट्स आती हैं जिनको ये अपने अंदर मिलाना चाहते थे और इन्होंने मिलाया भी। अब इन्होंने रीज़न क्या दिया ना सिंध पे अटैक करने का, कि भाई हमको डर है कहीं रसिया अफ़गानिस्तान से होते हुए भारत पे कब्जा ना कर ले, अटैक ना कर ले। तो अगर वो अटैक कर लेगा तो फिर जो इनका ट्रेड होता था, जी हाँ, जहाँ पे भी इन्होंने कब्जा कर रखा था कहीं वहाँ पे आके रसिया खड़ा हो गया तो जीत जाएगा, ठीक है। तो इस वास्ते इन्होंने स्टार्ट किया पंजाब की सिंध की तरफ बढ़ना, ठीक है। और सिंध के जो आमिर्स थे, जो वहाँ पे राज करते थे, नवाब थे, उनके साथ भी इन्होंने सब्सिडी ट्रीटी साइन करवा ली, ठीक है। और ऐसे ही करते करते 1843 में सर चार्ल्स नेपियर ने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं सिंध को सीज़ करने का, हम चाहते नहीं है करना बट फिर भी हमको ऐसा करना पड़ रहा है। और इस टास्क को पूरा करने के लिए इनको 7 लाख रुपए कंपनी की तरफ से मिले थे, 7 लाख रुपीज़ प्राइज़ मनी मिला था इनको। अब बात करते हैं पंजाब पे इन्होंने कैसे कब्जा किया। महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद 1839 में, तो वहाँ पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई कि कौन राजा बनेगा कौन नहीं, ठीक है। और ये रैपिड चेंज, इस चेंज को देखते हुए अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाने का कोशिश किया, ठीक है। 1845 में इन्होंने क्या किया, पंजाब की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया कि चलो अब पंजाब पहुँचते हैं। और कमांडर इन चीफ और साथ में जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के साथ मिलके इन्होंने फिरोज़पुर में जाके क्या कर दिया ना, अटैक कर दिया।
और दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट होगी पंजाब और अंग्रेज़ों के बीच में 13 दिसंबर 1845 में। और 1846 में इन्होंने ट्रीटी साइन करवा ली पंजाब के साथ में भी, ठीक है। और अपने अंडर में किसको ले लिया, लाहौर वगैरह को 8 मार्च 1846 में। और फिर जलंधर दाव को भी इन्होंने कब्जे में ले लिया, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को भी। लेकिन जम्मू कश्मीर को इन्होंने किसको दे दिया बाद में, राजा गुलाब सिंह डोगरा को। और उनसे कितने पैसे लिए, इसके बदले 5 मिलियन, ठीक है, 50 लाख रुपए। अब पंजाब आर्मी को भी इन्होंने कम कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे जो पंजाब की आर्मी थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी मानी जाती थी। तो उनके जो 20,000 इन्फेंट्री छोड़ दी उनकी, और 12,000 कैवलरी। और जो अपनी खुद की जो स्ट्रॉन्ग फोर्स थी ब्रिटिशर्स की, उसको इन्होंने कहाँ पे स्टेशन कर दिया, लाहौर में लाहौर में उनको रख दिया। लेटर 16 दिसंबर 1846, 16 दिसंबर 1846 में इन्होंने फिर एक और ट्रीटी साइन करवाई, जिसके अंदर इन्होंने अपना रेजिडेंट बना दिया, अपने किला बना दिया, कहाँ पे, लाहौर के अंदर। और फुल अथॉरिटी दे दी उसको, उस स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था मैटर, उसके अंदर अब ये डिसाइड करेंगे भी कैसे रूल करना है कैसे नहीं। और अंग्रेज़ तो कभी ऐसे सेटिस्फाई होते नहीं थे, वो चाहते थे कि हम डायरेक्ट कंट्रोल करें किस पे, पंजाब पे। और ये अपॉर्चुनिटी भी उनको बहुत जल्द मिल गई 1848 में, ठीक है। जब पंजाब के अंदर छोटे मोटे रिवोल्ट्स उठे हुए थे आज़ादी के लिए आपस में, जो उनके उस टाइम के रीजनल नवाब होते थे उनसे। और उस रिवोल्ट को उठाने वाले मोस्टली प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, मुलराज एट मुल्तान, मुल्तान के अंदर मुलराज थे। और छत्तर सिंह अत्रीवाला कहाँ से थे, लाहौर से। और लॉर्ड डलहौजी ने यह मौका ढूंढते हुए क्या किया ना, पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मिला लिया, छीन लिया उनसे पंजाब। फिर अब डलहौजी ने और उसकी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो कि डलहौजी आए थे 1848 से 56 तक इनका यहाँ पे रहना हुआ था। अब लॉर्ड डलहौजी आए 1848 में एज ए गवर्नर जनरल, ठीक है। इन्होंने आते ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लागू कर दिया, ठीक है। एक मिनट, तो इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लागू कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में बात करें तो इस नीति के अराउंड क्या, इस नीति में क्या होता था ना, अगर कोई भी राजा है या नवाब है, तो अगर उसके मरने के बाद वो चाहता है कि उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा बने, तो वो बेटा उसका असली बेटा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि गोद लिया हुआ। अगर किसी राजा की संतान असली संतान, नेचुरल संतान नहीं होती थी, तो जो उसका राज्य था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चला जाता था। ये सब था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में, ठीक है। जिसकी वजह से काफ़ी स्टेट्स ने इसकी क्या कहते हैं, निंदा भी की थी, लड़ाई भी करी इनसे। रानी ऑफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थी इसमें, ठीक है। अब इस तरह से डलहौजी ने काफ़ी स्टेट्स को अपने अंदर मिला लिया, ब्रिटिश एम्पायर को और बढ़ाता चला गया। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में था, अवध में। अब अवध को ये मिला नहीं पा रहा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से, क्योंकि अवध के जो राजा थे, जो भी नवाब थे, उनके काफ़ी बच्चे थे, ठीक है, बिना गोद लिए हुए। तो इन्होंने फिर दूसरा रास्ता ढूंढा, नवाब वाजिद अली शाह को इन्होंने क्या उनके ऊपर नाम लगा दिया कि ये गवर्नमेंट को अच्छे से नहीं चला रहे, ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। और ऐसा करके अपने आप को उनका जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर घुसा लिया। धीरे धीरे करके उसको भी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मिला लिया 1856 में। और ऐसे ही कॉटन प्रोड्यूसिंग जो स्टेट थी निज़ाम की, बेरार, उसको भी 1853 में इन्होंने मिला लिया था। तो ये था हमारा एंड ऑफ चैप्टर 3। चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी इशू हो, तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अगर चैनल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।